इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने शुरू किया हुआ था और कल शायद मैंने जो लेक्चर एंड किया था वो कमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके ऊपर किया था। अच्छा, इसके अंदर आगे ये मैं एग्जांपल चले करवा देता हूँ, लेकिन बाद में आगे से कुछ आप एग्जांपल छोड़ूंगा, अभी सारी नहीं करवाऊँगा। ये एग्जांपल है कि फाइंड द पोटेंशियल 2.7 ग्रिफिथ की। फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। जो है आपने पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना है इनसाइड या आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कोई रेडियस आर का स्फेरिकल शेल है, उसके इनसाइड भी, और अब शेल जो होता है वो अंदर से तो खाली होता है, यानी कि उसके बाहर ही जो है वो फील्ड जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, और ये कैरी कर रहा है कोई यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके पास कोई यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है। आप रेफरेंस पॉइंट ले लें इन्फिनिटी को, तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि सेट द रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट जो है वो, तो हमने फाइंड क्या करना है, वी इनसाइड और वी आउटसाइड एक स्फेरिकल शेल के। ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस ये आर है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई डिस्टेंस आर। तो अब अगर आप गाजेस लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग बाय गाजेस लॉ ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं गाजियन सरफेस यानी कि आउटसाइड फाइंड करने लगा हूं पहले। तो फॉर आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड यानी कि आर ग्रेटर देन आर, तो ये आर और ये आर गाजियन सरफेस का। तो अब ये शेल है, तो शेल की सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज पड़ा होता है और ई और डी ए पैरेलल होंगे क्योंकि ये रेडियल है। तो ई डी ए काज ऑफ थीटा क्यू इनक्लोज और एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज तो यहाँ पर बराबर है क्यू के, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो काज 0 डिग्री 1 और ई यूनिफॉर्म है, तो ये ई डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और वेक्टर के अंदर आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास फील्ड निकल आया फॉर आर ग्रेटर देन आर यानी कि आउटसाइड। ठीक है, नाउ अब क्यू जो है वो टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर। क्यू क्या है? इट इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। ये स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज। अब फील्ड इनसाइड जो है, अगर फील्ड आप इनसाइड निकाल लें
यानी कि गाजियन सरफेस को इनसाइड ड्रा कर दें, यानी कि ये और ये आर, तो इनसाइड तो चार्ज को इनक्लोज ही नहीं है, ठीक है, फॉर आर लेस देन आर, तो इसके लिए ई क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। शेल है ना, शेल के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, तो ये ई जो है वो इसके लिए 0 होगा। सिर्फ फील्ड जो है वो आपके पास बाहर के पॉइंट्स के लिए आ रहा है, तो वी ऑफ आर पोटेंशियल जो है माइनस ये रेफरेंस पॉइंट आर ई डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर आप ई की वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। पहले इसकी ये डॉट प्रोडक्ट आप खोल लें, ई डी एल काज ऑफ थीटा, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है, और काज 0 डिग्री 1 के बराबर होगा, तो वी ऑफ आर माइनस ई डी एल आर, ये आ गया। अब आपने ये जो पॉइंट है इसको सेट करना है इन्फिनिटी के ऊपर, रेफरेंस पॉइंट, तो इसको इन्फिनिटी के ऊपर सेट करेंगे तो v ऑफ r माइनस इन्फिनिटी टू r e d l, तो अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर है, लिहाजा इस डी एल को मैं डी आर से रिप्लेस कर दूंगा, तो वी ऑफ आर माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, ठीक है। नाउ आई विल पुट वैल्यू ऑफ ई इनसाइड, अच्छा इसको मैं डी आर प्राइम कह देता हूँ ताकि मैं जब इंटीग्रेट करूँ तो उसको आर और आर प्राइम को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वेयर डी आर प्राइम, r प्राइम r स्क्वेयर, ये q बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r r प्राइम माइनस 2 डी आर प्राइम, तो r को मैं उठा के ऊपर ले गया तो वो माइनस इसकी पावर हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर दें, -2 + 1 और -2 + 1, तो ये माइनस इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो ये 1/r प्राइम हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, तो v ऑफ r जो है दैट इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इस पर लिमिट लगा दें, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0, तो v ऑफ r q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया आउटसाइड
यानी कि आर ग्रेटर देन आर के लिए 1/r से वेरी कर रहा है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किससे वेरी करता है? 1/r से ही करता है ना, तो ये वही वाला निकला है पॉइंट चार्ज या नहीं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर रह गया मसला टू फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड। अब आप पोटेंशियल को इनसाइड फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि आर लेस देन आर के लिए। तो आर लेस देन आर के लिए देखें, फील्ड तो जीरो है इनसाइड, लेकिन जहां पर फील्ड जीरो, क्या इसका मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा? नहीं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। तो अगर E जीरो हो तो फिर पोटेंशियल वहां पर कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट जो है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इनसाइड कंडक्टिंग शेल E जीरो होती है, लेकिन जो पूरा कंडक्टर होता है उसके इनसाइड पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। जिसका मतलब है कि पोटेंशियल की तो कोई ना कोई वैल्यू इनसाइड निकलनी है, ठीक है। तो अब वो वैल्यू निकालने के लिए जो इंटीग्रल है हमारे पास V ऑफ R माइनस ई डी आर, इसको ब्रेक अप करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक अप यानी कि बाहर भी चार्ज का इफेक्ट आ रहा है और अंदर भी चार्ज का इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को शो करने के लिए ये इंटीग्रल ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब लिमिट्स आपकी दो हिस्सों के अंदर आएंगी, यानी कि V ऑफ R -1/4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू R Q ऑफ R प्राइम का स्क्वायर डी आर प्राइम माइनस +1/4 एप्सिलॉन नॉट R टू R। अब यहां पर R टू R वो रीजन है जो इनसाइड आ रहा है, ठीक है। R से R जो है वो कौन सा रीजन है? देखें, ये जो है ये R टू R, यानी कि अंदर भी है ना कुछ पोटेंशियल, उसके अंदर भी है। तो हमने इन्फिनिटी से R और इसको R से R तक, इन्फिनिटी क्या है? वो जो आपका इन्फिनिटी के ऊपर पॉइंट है, इन्फिनिटी से R तक गए, उस पॉइंट से R तक आए, R तक यानी कि यहां तक, और यहां से फिर नीचे चले गए किसके अंदर? R टू R, अंदर चले गए उसके। तो अंदर उसके जो है वो फील्ड तो जीरो है डी आर पर, ठीक है। तो ये तो टर्म वैसे ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे जो है आपके पास V ऑफ R -1/4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू R, ये Q को भी बाहर निकाल लें, और R प्राइम -2 डी आर प्राइम। तो V ऑफ R इज इक्वल टू -Q/4 एप्सिलॉन नॉट -1/R प्राइम इन्फिनिटी टू R, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो V ऑफ R Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/R -1/इन्फिनिटी, तो ये जीरो के बराबर आ गया। तो V ऑफ R जो है फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R के बराबर है। तो ये पोटेंशियल जो है ये इनसाइड है,
पोटेंशियल फॉर आर लेस देन आर मीन्स इनसाइड द शेल। ये आपके पास शेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो निकला है। अब आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं, इस एग्जांपल के अंदर क्लियरली ये नजर आ रहा है कि इनसाइड तो फील्ड जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल जो है वो तो जीरो नहीं निकला। तो इट इज नोटेड that the potential कि जो पोटेंशियल है इज नॉट जीरो इनसाइड द शेल। ये शेल के अंदर जीरो, ये शेल के अंदर जीरो नहीं है, ये तो Q ओवर 4πε0 आर आ रहा है, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर से वेरी कर रहा है। तो अगर ये जीरो नहीं है उस वक्त भी कि इवन व्हेन E इज इक्वल टू जीरो, हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है फिर V इज कांस्टेंट इन दिस रीजन, सो इट मीन्स दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट इन दिस रीजन, कि V जो है वो इस रीजन में कांस्टेंट है, यानी कि जो Q ओवर 4πε0 आर है ये क्या वैल्यू है, ये पूरी इस रीजन के अंदर वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ये 1 ओवर आर से वेरी कर रही है। उसका रेडियस तो कांस्टेंट ही रहना ना, रेडियस तो चेंज नहीं होना, वो तो जो आपने स्फेरिकल शेल ले रही है उसका वही रेडियस है, तो ये कांस्टेंट ही जो है वो रहेगा। तो अब ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं इनके अंदर आप जो रेफरेंस पॉइंट है उससे वर्क करते हैं। अब देखें कि हमने ये जो प्रॉब्लम था इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट जो है उसको इन्फिनिटी के बराबर ले लिया था, यानी कि वो जो किंगरे वाला ओ है उस किंगरे वाले ओ को हमने इनफाइनाइट कर दिया था, और इनफाइनाइट से फिर हमने पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकल शेल का उसको कैलकुलेट जो है वो किया। ठीक है, अच्छा अब बाज़ जगह पर जो है वो हमारे पास सिमिट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि सिमिट्रीज का मतलब है कि जैसे स्फेरिकल सिमिट्री है, सिलेंड्रिकल सिमिट्री है, तो उसके अंदर इन्फिनिटी जो है वो एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वो जो सिमिट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, सिमिट्रीज क्या करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हम इन्फिनिटी, ये तो सीधा सा प्रॉब्लम था पॉइंट चार्ज का, तो एक स्फेरिकल शेल था उसकी वजह से हमने जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट, तो सिमिट्रीज के केस में जो है वो हम इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, ये अब एग्जांपल जो है मैंने आपको ये समझा दी है। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ये पोटेंशियल निकालने के तरीके हैं। वो प्रॉब्लम जो हैं 2.21 है, 2.22 है, 2.23 है और 2.24 है, ये सारे जो हैं ये पोटेंशियल निकालने के तरीके हैं। यहाँ पर अब आपने पोटेंशियल निकाला है गाजेस लॉ लगाकर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है उसके अंदर V ऑफ आर ई डॉट डी एल के बराबर होता है। तो अब जो पोटेंशियल है यू कैन कैलकुलेट इट बाय गाजेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यू कैन कैलकुलेट इट बाय गाजेस लॉ, और यू कैन कैलकुलेट इट बाय द कूलम्स लॉ। आप ई को कूलम लॉ से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड भी जो है वो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए मौजूद है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले
जो चीज़ है वो हमने स्टडी करनी है पॉइजन और लेप्लास इक्वेशंस। लेकिन ये जो यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसका पॉइजन और लेप्लास इक्वेशन का, लेकिन ये इक्वेशंस जो हैं इनको हम बड़ी डिटेल के साथ जाकर चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम यूनिकनेस थ्योरम के ज़रिए जो है इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन्स एंड Laplace इक्वेशन, पॉइजन्स और Laplace इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लिख सकते हैं एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड can be written as the gradient of potential, यानी कि E is equal to माइनस डेल। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है डेल डॉट ई रो और एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 कह लें, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, इसको 3 कह लें। डाइवर्जेंस जो है गाउस लॉ, रो और एप्सिलॉन नॉट और डेल क्रॉस ई के कर्ल डाइवर्ज करते हैं तो कर्ल तो उनका 0 होता है। तो अगर हम डेल डॉट ई ये जो इक्वेशन है इसके अंदर डेल वी को पुट कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट डेल माइनस डेल वी कॉज ऑफ थीटा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर ऑब्वियसली जो है वो 0 डिग्री होगा, तो काज 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस डेल स्क्वायर वी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। दिस इज known as Poisson's equation। तो इसको हम Poisson's equation कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल स्क्वायर है पोटेंशियल का। अच्छा, अब अगर यहाँ पर तो ऑब्वियसली कोई पोटेंशियल है, कोई चार्जेस मौजूद हैं, रो डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी का मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा रीजन ले लें कि जिसके अंदर चार्जेस ना हो, ठीक है, इन रीजन्स वेयर देयर इज नो चार्जेस, कोई ऐसे रीजन्स हों कि जहां पर कोई चार्जेस ना हो, ठीक है। तो अगर चार्जेस नहीं होंगे सो रो इज इक्वल टू 0, तो फिर चार्ज डेंसिटी तो 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो तब भी होगी जब चार्ज होगा। चार्ज है ही कोई नहीं है, चार्ज फ्री
स्पेस है, यानी कि जिसके अंदर वैक्यूम है, कोई चार्ज एग्जिस्ट है, तो रो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये रो जीरो इस इक्वेशन 4 में पुट करें, पुट रो जीरो इन इक्वेशन 4, तो डेल स्केयर वी 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट डेल स्केयर वी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नोन एज लेप्लास इक्वेशन, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 is known as Laplace equation। तो बेसिकली ये इक्वेशंस जो हैं इनको हम ज़्यादा डिटेल के साथ तो एक्सप्लोर करेंगे जाकर चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताया कि अगर रो ज़ीरो ना हो तो फिर पोटेंशियल के केस में कौन सी इक्वेशन होती है, पॉइजन इक्वेशन होती है, और अगर रो ज़ीरो तो उस वक्त पोटेंशियल के केस में कौन सी इक्वेशन होती है, लेप्लास इक्वेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर पीछे भी आपने ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अगर मैं ई को माइनस डेल वी पुट कर दूं, ठीक है, तो ये भी किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि डेल क्रॉस डेल जो है वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि डेल क्रॉस डेल के अंदर 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, तो वो डेल क्रॉस डेल तो वो 90 तो ही नहीं, वो तो सॉरी 0 डिग्री का एंगल आएगा डेल का, तो वो तो 0 हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट बना लें, बेशक इसका डिटर्मिनेंट बना लें, तो वो डिटर्मिनेंट बनाकर भी 0 ही निकलेगा। ठीक है, वो कैसे देखें कि डेल क्रॉस माइनस डेल वी, ठीक है, तो डेल करली और करली एक्स, करली और करली वाई, करली और करली जेड, तो माइनस डेल वी जो है ये करली वी एक्स ओवर करली एक्स माइनस करली वी वाई ओवर करली वाई और माइनस करली वी जेड ओवर करली जेड। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपके पास 0 ही आना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ नो कंडीशन, कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि जो ऑन वी के ऊपर के कर्ल जो है ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, कि ग्रेडियंट जो है वो हमेशा जो है वो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो हमेशा 0 हो। ये कर्ल ही लिया है ना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, वो जो भी फंक्शन था उसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर हम बेसिकली कर्ल जो है उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कर्ल को कर्ल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ई को एक्सप्रेस करें एज ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, क्योंकि ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ई माइनस डेल वी के बराबर है।
तो E माइनस डेल वी का मतलब ये है कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब डेल क्रॉस E जो जीरो के बराबर है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन जो है परमिट्स E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। तो इन रिटर्न E माइनस डेल वी गिव्स डेल क्रॉस E इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, वहां पर हमने वो पीछे निकाल के देखा। अच्छा, अब आप एक चीज देखें कि जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको कर्ल भी चाहिए होता है और डाइवर्जेंस भी चाहिए होता है। यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर फंक्शन है, स्केलर को आप एक ग्रेडियंट से ही डिस्क्राइब कर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फंक्शन है, तो उसके लिए फिर हमें क्रॉस यानी कि कर्ल और डाइवर्जेंस यानी कि डॉट, उन दोनों को यूज करना पड़ता है। तो इट टेक्स ओनली वन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिर्फ एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉइजन is used to determine V। एक डेल स्केयर V माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही पॉइजन इक्वेशन है ना। सिर्फ आप इसको यूज कर रहे हैं V को करने के लिए, क्योंकि V क्या है? स्केलर है। बिकॉज V इज स्केलर, क्योंकि V तो स्केलर है। तो V के लिए तो हमें स्केलर का तो एक कंपोनेंट से भी काम चल जाता है, लेकिन वेक्टर के लिए क्या होता है? 3 कंपोनेंट यूज करने पाते हैं अगर 3D के अंदर हो। तो ये तो स्केलर है, लेकिन जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर E we need two the divergence and curl। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमें 2 चाहिए, एक इक्वेशन से तो हल नहीं होगा वो। ठीक है, उसके लिए हमें कर्ल भी चाहिए और डाइवर्जेंस भी चाहिए। तो ये पॉइजन और लैप्लास इक्वेशंस हैं। अभी तो ये हमने बहुत थोड़ी सी पढ़ी हैं, सिर्फ इतना पढ़ा है कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है और लैप्लास इक्वेशन क्या होती है। पॉइजन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है जब चार्ज डेंसिटी मौजूद होती है, और लैप्लास उस वक्त यूज़ होती है कि जब उस रीजन के अंदर चार्ज जो है वो 0 के बराबर। तो ये 2 इक्वेशंस पोटेंशियल से रिलेट करते हैं जिनको। अब इनका जो सॉल्यूशन है और इनके ऊपर जो यूनिकनेस थ्योरम लगते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाकर उनको स्टडी करेंगे। यहाँ पर बस इतना है कि इनसे आप पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने आगे देखनी है
वो हमने देखना है पोटेंशियल ऑफ ए लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लोकलाइज्ड का मतलब होता है जिसको किसी सतह के ऊपर महदूद जो है वो किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो लोकलाइजेशन जो है वो तो आपने कूलम लॉ के केस के अंदर भी पहले पढ़ी है, जिसमें आपने ये वाला रिलेशन जो है वो निकाला था कूलम लॉ से कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dq/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का लोकलाइज्ड वे है। और ये किससे आता है? ये आपके पास पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कूलम्स लॉ, उसकी मदद से आती है। इसी के अंदर आप डी क्यू को चेंज करते हैं, लैम्डा डी है, सिग्मा डी है, और डी क्यू रो डी वी या डी टाउ। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर्स बनानी पड़ती हैं। वो चूंकि वेक्टर है, पोटेंशियल के केस में इस तरह नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल जो है वो वेक्टर नहीं है, दैट इज द स्केलर। ये फिर अब मैं कल इसको जो है वो करूँगा क्योंकि अब टाइम जो है वो ओवर हो गया। अब जिसकी प्रेजेंटेशन आ रही है